हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। प्यारे बच्चों, हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव अजिए और बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और आज बाबू यहाँ आप देखिए जो 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सीरीज है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब पिछले वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन किए थे, आज क्या करेंगे 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको देंगे और थोड़ा सा जल्दी जल्दी देंगे ताकि यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे समझ में भी आएगा। थोड़ा सा आप लोग जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आज का जो क्लास होने वाला है बहुत सुपर डुपर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। और बाबू एक बात का ध्यान रखना है कि आज जो दोपहर 12 बजे वाला क्लास होगा ना, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का क्लास होगा, तो सुबह वाला क्लास बाबू करके दोपहर 2:15 वाला क्लास का इंतजार कीजिए। बहुत जबरदस्त क्लास होने वाला है। सभी प्यारे बच्चे आइएगा, मजा आएगा पूरा भरपूर यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों लाइव आ जाना है। तो चलिए एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे बता दीजिए आप सब कैसे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के ऑल पे कीजिए। लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट प्यारे बच्चों लाइक मार दीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक मारिए। और यहाँ देखिए जो 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सीरीज हो रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए आज 30 क्वेश्चन को धाए धाए एकदम पढ़ेंगे, टाए टाए समझ में आपको आएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ देखिए 91 35 74 20 24 आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर जी हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर आप लोग ये 300 क्वेश्चन कर लेते हैं आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्टिव में 100% लड़ने वाला है। तो प्यारे बच्चे शुरू करें, एक बार बता दीजिए शुरू करें। चलिए कर देते हैं, आप लोग बोल दिए यस हम कर देते हैं। चलिए अगला यहाँ आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया सामने, फटाफट मेरे प्यारे लाल। यहाँ पे सिर्फ आपको समझते चलना है, सिर्फ बनाते चलना है प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे समझते चलिए। देखिए धाए धाए आपका कैसे क्लियर कराते चल रहे हैं हम फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन है कि बिंदु दोष क्या होता है, बिंदु दोष का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो ये क्वेश्चन ध्यान में रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन देखिए कई बार 2019 और 2023 में, यानी ये क्वेश्चन में तो कुछ तो दम है, तभी तो पूछा है। जहाँ पे दम होता है वहीं पे सब कुछ होता है। तो चलिए बाबू यहाँ पे आंसर देखिए कि बिंदु दोष क्या है बाबू पॉइंट। तो किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु किस से क्या अवयवी कणों के विस्थापन में जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष में एगो साइकोमेट्री दोष होता है, एगो नॉन साइकोमेट्री दोष होता है। तो यहाँ पे आपको ये याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि बिंदु दोष क्या है, पॉइंट यहाँ पे देखिए डिफेक्ट आपको याद कर लेना है कि किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अवयवी कण के विस्थापन से उत्पन्न दोष को हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। तो बाबू ये नोट करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना बहुत बार आता है। तो ये सब क्वेश्चन 100% याद होना चाहिए। तो चलिए पहला नंबर का हो गया कि बिंदु दोष क्या होता है। बिंदु दोष में अगर वर्णन पूछेगा आप बता दीजिएगा। बिंदु दोष में दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक दो साइकोमेट्री दोष, एक नॉन साइकोमेट्री दोष। साइकोमेट्री दोष में क्या होता है, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, यही सब दोष आता है बाबू यहाँ पे देखिए। और नॉन साइकोमेट्री दोष में क्या होता है, धातु अधिकता दोष, धातु न्यूनता दोष। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला आइए कि फ्रेंकल दोष क्या होता है। प्यारे बच्चों पूछा जाता है, देखिए कई बार देख लीजिए विथ प्रूफ, यहाँ देखिए प्रूफ कि कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि फ्रेंकल दोष क्या है, बहु फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो किसी आयनिक ठोस में धन आयन या ऋण आयन अपने वास्तविक जालु बिंदु से विस्थापित होकर अंतरकाशी में आ जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी आयनिक ठोस में धन आयन या ऋण आयन अपने वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर, यानी अपने जालक से हट के कहाँ आ जाए, अंतरकाशीय स्थान में आ जाए, अपने जालक बिंदु से हट के। चलिए यहाँ पे जल्दी से जल्दी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी आप लोग समझिए करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम कम है, हम इसी में आपको याद भी कराना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या है माइनस है, ये प्लस है, प्लस है माइनस है। यहाँ आप देख लीजिए। तो इसमें से क्या होता है, कहने का मतलब कि किसी आयनिक ठोस में आप देखिए धन आयन या ऋण आयन, इसमें से कोई भी हो सकता है। धन आयन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्या होता है, इसमें से निकल के ये अंतरकाशीय स्थान है ना, यहाँ पे आके फंस जाएगा। यहाँ से एगो नेगेटिव निकला और यहाँ पे आके फंस गया, यहाँ से एगो नेगेटिव निकला यहाँ पे फंस गया, यानी अंतरकाशीय स्थान में फंस जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। समझ में आ गया। देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। फटाफट मेरे प्यारों समझते चलिए फटाफट, बहुत बढ़िया।
चलिए अगला क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि डोपिंग क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बस मेंशन करना भूल गए हैं। डोपिंग कितने प्रकार के होते हैं, डोपिंग आखिर क्या होते हैं प्यारे बच्चों। डोपिंग क्या होता है, तो क्रिस्टल ठोस में शुद्धियों को मिश्रित करके क्रिस्टल के गुण में परिवर्तित करना डोपिंग कहलाता है। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धियों को क्या करना है बाबू, यहाँ देखिए डोपिंग किसे कहा जाता है, तो क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धियों को मिश्रित करके क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तित कर देंगे अगर, तो इसे हम लोग अशुद्धि को मिलाने को क्या कहेंगे, उसी को हम लोग डोपिंग कहेंगे। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि डोपिंग क्या होता है, तो क्रिस्टल ठोस में शुद्धि के क्या मिश्रण करके क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तित करके यहाँ पे उसको मिलाने की क्रिया को हम लोग, परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डोपिंग कहेंगे। क्या होगा ये आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे NaCl में यहाँ देखिए HCl का डोपिंग, यानी यहाँ पे क्या NaCl में HCl का डोपिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये किसका उदाहरण होगा, तो डोपिंग का उदाहरण होगा। अब यहाँ जी यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि त्रिज्या अनुपात क्या होता है, रेडियस रेशियो क्या होता है, पढ़ लीजिए कितना बार, 2-3 बार बाबू। यहाँ पे देखते चलिए कौ बार, यहाँ पे सामने देखते चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आप लोग को सिर्फ समझना है, पढ़ना है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे प्यारे बच्चों समझते चलिए। चलिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है, रेडियो रेशियो, यहाँ देखिए रेडियस रेशियो क्या होता है, तो किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन के त्रिज्याओं के अनुपात को हम लोग त्रिज्या अनुपात कहते हैं। देखिए कितना आसान शब्द है कि किसी आयनिक क्रिस्टल में जिसमें धन आयंश हो ऋण आयंश हो, किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयंश और ऋण आयंश की त्रिज्याओं के अनुपात को, किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन के त्रिज्याओं के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे पहले क्या कहेंगे प्यारे, तो आयनिक त्रिज्या अनुपात कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी त्रिज्या अनुपात क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो को, तो किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन के अनुपात को त्रिज्या अनुपात। बात खत्म, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। चलिए फटाफट समझ में आ गया, नोट करते चलिए मेरे प्यारे। अगला यहाँ पे आ जाइए कि अंतरकाशी दोष क्या होता है। चलिए यहाँ आप देख लीजिए अंतरकाशी दोष क्या होता है। चलिए अब हम इसको समझते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अंतरकाशी दोष क्या होता है। तो जब कुछ अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं या अथवा अणु हो सकते हैं। अवयवी कण क्या, परमाणु या अणु क्या होंगे, अवयवी कण होंगे, चाहे ये कुछ भी हो सकते हैं। चलिए जब कुछ अवयवी कण चाहे वो परमाणु हो सकता है या अथवा अणु हो सकता है, अंतरकाशीय स्थान पर पाए जाते हैं, तब कहा जाता है कि ठोस के अंतरकाशीय दोष है। अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि अंतरकाशीय दोष क्या होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जब कुछ अवयवी कण अंतरकाशीय स्थान पर पाए जाते हैं, जब कोई अवयवी कण चाहे वो यहाँ पे क्या हो, अणु हो, चाहे वो क्या हो, परमाणु हो। यहाँ पे याद रखना है कि जब कुछ अवयवी कण चाहे वो अणु हो या परमाणु हो, वो अंतरकाशीय स्थान में चले जाएंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग उसे कहेंगे क्या, अंतरकाशीय दोष कहेंगे। अणु या परमाणु क्या अंतरकाशीय दोष में पाए जाते हैं, तो वो अंतरकाशीय दोष कहलाएंगे। अब यहाँ आप देखिए अंतरकाशीय दोष आयनिक ठोस में क्या होता है, पाया जाता है। अंतरकाशीय दोष आयनिक यहाँ पे ठोस में पाया जाता है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को भी बढ़ाता है। तो ये सब आपको लिखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये सब क्वेश्चन प्यारे आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आज ये क्वेश्चन आपके सामने कि सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस क्या है। बाबू सब क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सब क्वेश्चन याद होना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस क्या होता है। प्यारे बच्चे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपको याद होना ही चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। चलिए सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस क्या होता है। तो इस प्रकार के ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधे होते हैं। इन्हीं बंधनों के कारण इस प्रकार के ठोस में क्या होता है, विस्तृत अनेकता रूपता पाई जाती है। इसी कारण इन्हें विशाल अणु या यहाँ देखिए मोलिकुलर सॉलिड कहा जाता है। देखिए नहीं समझ में आया, हम है समझा देंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि सहसंयोजक ठोस पूछे या यहाँ देखिए नेटवर्क ठोस पूछे, आपको जवाब देना है कि इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण अगर सहसंयोजन बंधन द्वारा बंधे होंगे, इस अवयवी कण में क्या होता है, जितने भी प्यारे बच्चे क्या होते हैं, इस प्रकार के ठोस में क्या होता है, जितने भी अवयवी कण होंगे क्या होंगे, सहसंयोजन बल से, सहसंयोजन यहाँ देखिए ठोस से बंधे होंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सहसंयोजन अगर बंधन से बंधे होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि सहसंयोजक ठोस क्या है। तो इस प्रकार के जितने भी अवयवी कण है, माने
इस प्रकार के ठोस में जितने भी अवयवी कण होंगे सहसंयोजन बंधनों से अगर बंधे होंगे उसे ही हम लोग सहसंयोजन ठोस कहते हैं। और इस प्रकार के ठोस में क्या होता है, विस्तृत अनेकता रूपता पाई जाती है और इस प्रकार की इन्हें क्या विशाल अणु या यहाँ देखिए मोलिकुलर सॉलिड भी कहा जाता है, ये आपको याद कर लेना है। चलिए प्यारे बच्चों आंसर लगाते चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए जल्दी जल्दी एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि चालक क्या है। बाबू चालक क्या होता है, तो वे ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह अधिक मात्रा से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए, चालक क्या होता है, यहाँ पे समझिए कि वे ठोस जिनमें विद्युत धारा की अधिक मात्रा प्रवाहित होती है, यानी यहाँ देखिए चालक क्या है, जिसमें विद्युत धारा की अधिक मात्रा प्रवाहित हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन द्वारा हो चाहे वो क्या हो बाबू यहाँ पे आयंस द्वारा है। चालक सिर्फ पूछा गया है, कंडक्टर पूछा गया है, तो वे ठोस जिनमें विद्युत धारा की अधिक मात्रा प्रवाहित हो उसे चालक कहते हैं। जिसमें जितना विद्युत धारा अधिक मात्रा प्रवाहित होगा उसे क्या चालक कहेंगे। अगर मतलब किसी चीज से, ये ऐसा भी हो सकता है किसी पदार्थ से अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, किसी भी यहाँ पदार्थ से, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, अगर किसी पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, चालक पदार्थ कहलाएगा, यानी कंडक्टर कहलाएगा। बस यहाँ पे आपको ये आंसर याद रखना है। तो वहां पे क्या होगा, वैसे ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, चालक हमारा याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए इसकी चालकता का परास कितना होता है, 10 के पावर 7 से लेके 10 के पावर यहाँ पे क्या 7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स के मध्य होता है। यानी आप देखिए कंडक्टर का अगर आपसे पूछ दे कि चालकता परास कितना होता है, आप बताइएगा 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम इनवर्स और यहाँ पे क्या मीटर इनवर्स के मध्य होता है, ये आपको याद कर लेना है। अगला आज ये क्वेश्चन की अर्धचालक क्या होता है। देखिए चालक वो कि जिससे जितना अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो उसे कंडक्टर कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। अब अर्धचालक क्या होता है प्यारे बच्चों, अर्धचालक का डेफिनेशन देख लीजिए, सेमीकंडक्टर कि वैसा ठोस जिनकी चालकता चालकों एवं यहाँ देखिए रोधकों के मध्य से होकर गुजरती है। अर्धचालक में क्या होगा, वैसा जिनकी चालकता क्या हो, यहाँ पे याद रखिएगा चालकों से एवं रोधकों के मध्य से गुजरती है। चालकों एवं रोधकों के मध्य से अगर गुजर रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों क्या अर्धचालक। यहाँ पे क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर जिससे जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, जितना विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर। और अखंड यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे, तो बाबू जिसमें क्या होता है चालकों एवं रोधकों के मध्य से, यानी चालक एवं रोधक के मध्य से अगर धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कहेंगे। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और इनकी चालकता क्या होती है, 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अर्धचालक का परास अगर आपसे पूछे आप क्या बताइएगा, कितना होता है, 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स के मध्य होता है, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि प्रासरण क्या है। आज गजब का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रासरण क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों प्रासरण क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रासरण क्या होता है, तो यहाँ देखिए शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन में सांद्रित विलयन की और प्रवाहित होना प्रासरण कहलाता है। चलिए प्रासरण किसे कहते हैं, तो शुद्ध विलायक में, बाबू देख लीजिए, शुद्ध विलायक में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्रित विलयन की ओर प्रवाहित होना। तनु विलयन से सांद्रित विलयन की ओर प्रवाहित होना किससे, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर। वैसा विलायक जो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल के कहाँ जाए, तो बाबू यहाँ पे याद रखना है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रासरण कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। और यह यहाँ देखिए आरोपित दाब जो प्रासरण को रोकता है, वह आरोपित दाब जो प्रासरण क्रिया को रोक दे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रासरणी दाब कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रासरण का भी यहाँ पे डिफिनेशन मिल गया और प्रासरणी दाब का भी डिफिनेशन मिल गया। तो दोनों डिफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी यहाँ पे बता दीजिए, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोल अंश क्या होता है। मोल अंश बाबू यहाँ पे क्या, मोल अंश। अब यहाँ आप देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। बाबू मोल अंश क्या होता है, तो मोल अंश अवयवों के मोलों की संख्या के अवयवी के कुल मोलों की संख्या का अनुपात को हम लोग मोल अंश कहते हैं। प्यारे बच्चों मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो याद रखना है मोल फ्रैक्शन मोल अंश अवयव के मोलों की संख्या अवयवों की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हम नहीं बोले थे कि दो को दोस्त है, एगो है क्या ए और एगो है बी, यानी यहाँ पे क्या एगो है विलय एगो है क्या विलायक। यहाँ पे देखिए ये क्या है, विलय है और ये क्या है, ये है विलायक। दो को दोस्त हैं। देखिए मोल अंश कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ पे दोनों ने मिलकर यहाँ देखिए 1000 का एक
बैट खरीदा, तो यहाँ देखिए इसने मिलाया 400 रुपया, इसने मिलाया कितना 500 रुपया, और इसी का अंश निकालना, यानी कहने का मतलब कि मोल अंश में अवयवों के मोलों की संख्या, अवयवों के कुल मोलों की संख्या। यानी आप देखिए ए का, यहाँ देखिए विलय को किससे सूचित करते हैं, एन से, छोटका एन से, विलायक को बड़का एन से। यानी विलय ने कितना मिलाया, एन रुपया मिलाया, कितना में, टोटल मोल मोला है ना, अवयवों की कुल मोलों की संख्या, कुल मोल। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अवयवी की कुल मोलों की संख्या का अनुपात। यानी यहाँ पे कितना मिला रहा है, यहाँ पे ये एन मिला रहा है और ये एन मिला रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, कैपिटल एन प्लस बड़का एन, और ये हमारा किसका निकल गया, तो ये हमारा विलय का मूल अंश निकल गया। तो ऐसे ही आप देखिए इसी को मोल प्रभाज कहते हैं, जिसमें विलय का अंश निकले। यानी विलय ने कितने रुपया मिलाया, एन रुपया मिलाया, एन मतलब क्या 400, कितना में, तो 400 प्लस 500 में। तो यही प्रकार से विलय का, विलायक का निकालना हो तो क्या, विलायक मतलब क्या, बड़का एन, बड़का एन ने कितना रुपया मिलाया, तो मान लीजिए 500, यानी एन रुपया मिलाया, कितने में, तो छोटका एन ने मिलाया है और बड़का एन ने भी मिलाया, तब ना जाके यहाँ पे 1000 हुआ है, तब यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे मोल अंश निकलता है। तो इस प्रकार से आप लोग मोल अंश निकाल दीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगला आप देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है प्यारे बच्चों। देखिए कई बार आया होगा क्वेश्चन, देख लीजिए 2016, 20, 21, पढ़ते चलिए बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए बढ़ते चलिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाने से प्राप्त विलयन के क्वथनांक में वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। समझिए यहाँ पे बहुत बढ़िया है, किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिला देने से यहाँ पे क्या होता है, प्राप्त विलयन में जो क्वथनांक में वृद्धि होता है, जिसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो बाबू क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। जैसे अवाष्पशील विलय में बाबू क्या, किसी द्रव के अवाष्पशील विलय में यहाँ पे क्या, किसी विलयन को समझिए यहाँ पे फिर से एक मिनट देखिए, किसी द्रव के, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाए, अवाष्पशील जिसमें क्या हो, वाष्प ना हो। यहाँ देखिए किसी द्रव में अवाष्पशील को मिला दिया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, और उसी वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो ये भी आप लोग प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे आ जाइए हिमांक का अवनमन, और जितना जल्दी हो सके ना प्यारे बच्चों नोट करते चलिए, क्योंकि आप लोग देख लीजिए सब प्रीवियस ईयर है, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा, और इतना यहाँ पे सटीक डिफिनेशन में कोई नहीं देने वाला है पूरा यूट्यूब में। तो आप लोग छापते चलिए, याद करते चलिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखिए हिमांक का अवनमन क्या होता है बाबू, हिमांक का अवनमन। देखिए हिमांक का अवनमन क्या होता है, तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिलाने से प्राप्त विलयन में हिमांक में अगर कमी आती है, तो यहाँ देखिए जिसे हिमांक का हम अवनमन कहते हैं, इसे ही आपको याद रखना है कि अगर किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाए तो उसके क्या होता है, हिमांक में कमी आती है। किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाए तो उसमें क्या होता है, उसके क्या होता है, द्रव में क्या होता है, आपको याद रखना है, उसके जो हिमांक होगा उसमें अगर कमी आए उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो हिमांक का अवनमन कहेंगे। यानी यहाँ पे क्या, किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाए तो इसके हिमांक में अगर कमी आती है तो वो क्या होगा, हमारा हो जाएगा हिमांक का अवनमन। अगला यहाँ पे आ जाइए, विलायक क्या होता है। विलायक प्यारे बच्चों, विलायक हम आपको बताए थे कि विलायक आखिर क्या होता है, जिसमें क्या कोई भी चीज आके घुल जाए, विलय हो जाए। जैसे पानी हो गया विलायक, पानी में क्या, पानी में चीनी डालिएगा, चीनी गायब, पानी का रूप ले लेगा। पानी में नमक डाल दीजिए, नमक गायब, क्या करेगा, पानी का रूप ले लेगा। तो यहाँ पे ये सब क्या होता है, विलायक। दूध में क्या होगा, चीनी डालिए घुल जाएगा, बाबू दूध में क्या, नमक डाल दीजिए, क्या होगा, घुल जाएगा। ये सब क्या होता है, हमारा होता है प्यारे बच्चों, ये विलायक होता है। यानी वे अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित हो, जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित हो विलायक कहलाते हैं। ये विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करते हैं, जिसे विलायक विद्यमान कहा जाता है। यानी वैसा मतलब वैसा, यहाँ पे आपको याद रखना, वैसा यहाँ पे देख लीजिए लिक्विड यहाँ पे, जिसमें क्या कोई भी पदार्थ, विलय पदार्थ आके घुल जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो यहाँ आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि विलय क्या होता है। विलय, विलय का मतलब क्या, जो आके आसानी से घुल जाए। जैसे विलय क्या हुआ बाबू, विलय हो गया हमारा चीनी, चीनी क्या होता है, घुल जाता है, विलुप्त हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, नमक हो जाएगा, नमक क्या होगा बाबू, हमारा विलय हो जाएगा। यानी विलय क्या, जो विलायक में आके घुल जाए उसे विलय कहते हैं। यानी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलय कहते हैं। देखिए आपको हम डिफिनेशन बनाए थे विलायक क्या होता है, तो जो अवयव अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे विलायक कहते हैं। ये डिफिनेशन भी गलती नहीं है, विलायक का डिफिनेशन ये भी गलती नहीं है
कि अगर जो विलय अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो, मान लीजिए कि एक कटोरा चीनी, एक बोरा, उसमें यहाँ देखिए एक गिलास आपके पास पानी है, उसमें एक बोरा चीनी डालिएगा तो घोल पाएगा नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब एक बोरा यहाँ पे आपको चीनी घुलाने के लिए वो बड़का ड्राम में पानी लेना पड़ेगा। यानी जो अवयव अत्यधिक मात्रा में हो उसे हम लोग विलायक कहेंगे, और जो अवयव कम मात्रा में हो उसे विलय कहेंगे। यानी जो अवयव विलायक में घुल जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो अवयव विलायक में क्या मतलब जो अवयव घुल के विलायक का रूप ले ले उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित है उसे विलय कहते हैं। विलयन में एक या एक से अधिक यहाँ पे ये हो सकते हैं। तो ये आपको पता है, ये तो गजब का क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए, समांगी विलयन क्या है। समांगी विलयन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझते हैं। समांगी विलयन देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। समांगी विलयन क्या होता है, तो जब विलयन में विलय एवं विलायक का संघटन प्रत्येक भागों में से एक समान हो, अर्थात प्रत्येक अवयव का यहाँ देखिए वितरता पूर्ण यहाँ देखिए विलयन में एक समान हो, इसे ही हम लोग समांगी विलयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आपको अपने भाषा में समझाते हैं कि जो विलयन विलय या विलायक का संघटक प्रत्येक भागों में एक समान हो। यहाँ देखिए जो विलयन जो विलायक और विलय में एक समान हो, वैसा विलयन जो विलय या विलायक में एक समान हो उसे समांगी विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जो विलय और विलायक में एक समान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग क्या प्यारे बच्चों, समांगी विलयन। तो यहाँ पे देखिए वैसा विलयन जो विलय एवं विलायक के संगठन में समान हो तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो बाबू समांगी कहेंगे। अब यहाँ देखिए अर्थात प्रत्येक अवयव का यहाँ देखिए वितरण पूर्ण विलयन में एक समान होता है, इसे हम लोग समांगी कहते हैं। उदाहरण के लिए नमक का जल में विलयन, उदाहरण का नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, एक समान होगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि विषमांगी विलयन क्या होता है। बाबू विषमांगी विलयन क्या होगा समझिए। यहाँ पे यहाँ देखिए विषमांगी विलयन क्या होता है, तो जब विलयन में विलय एवं विलायक का संघटन प्रत्येक भागों में से एक समान नहीं होता है, प्रत्येक भागों में एक समान न हो। बाबू जब विलयन में विलय का संघटन क्या हो, विलय हो या विलायक हो, उसमें एक समान न हो उसे हम लोग विषमांगी विलयन कहेंगे। जैसे कार्बन एवं सल्फर का विलयन हो गया, पानी व रेत का विलयन हो गया। विषमांगी विलयन माने क्या, समांगी विलयन माने क्या, समांगी विलयन माने फिर से समझाते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। समांगी विलयन मतलब क्या होता है, समांगी विलयन वो होता है जो विलय और विलायक मिलके एक समान हो जाए। जैसे यहाँ देख लीजिए पानी में नमक डालिएगा, चीनी यहाँ पे नमक घुल के पानी का रूप ले लेगा, यानी दो पदार्थ मिलके एक बन रहा है कि नहीं, और वो क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है। यानी कहने का मतलब समांगी विलयन मतलब क्या, वैसा यहाँ पे विलयन जो विलय और विलायक मिलके एक अवस्था में हो जाए। जैसे दूध में चीनी घोलिएगा दूध का रूप ले लेगा, वो समांगी विलयन होगा। असमांगी विलयन क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए पानी में रेत घोल लीजिए, बाबू पानी अलग रेत अलग, वो एक हुआ, बाबू पानी अलग हो जाएगा रेत अलग हो जाएगा। वही चीनी डालिएगा तो चीनी निकाल पाइएगा, घोल दीजिएगा तो नहीं ना निकलता है, वो एक रूप ले लेता है। तो जो एक रूप ले ले समांगी, जो एक रूप ना ले वो विषमांगी। जैसे यहाँ देखिए कार्बन का सल्फर का विलयन और यहाँ देखिए पानी में रेत का विलयन आदि, ये सब क्या होता है, विषमांगी विलयन होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है समझिए। संतृप्त विलयन क्या होता है, तो एक निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जो शुद्ध ठोस के साथ समय अवस्था हो और इस पर ताप पर उसमें क्या हो, अत्यधिक ठोस न घोला जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। बाबू संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त असंतृप्त तो पता है। मान लीजिए एक दिए हुए विलायक में बाबू कितनी मात्रा में चीनी घुल सके, बाबू जितना उसका कैपेसिटी होता है उतना अगर घुल जाता है तो वो क्या होगा, संतृप्त विलयन हो गया। यानी कहने का मतलब क्या, संतृप्त क्या हो गया कि ये पानी है, इसमें कितनी मात्रा में चीनी घोली जा सकती है। अब इसमें यहाँ पे एक बोरा, यहाँ पे देखिए एक गिलास, ये गिलास है, एक गिलास पानी है, इसमें आप लोग डाल दीजिएगा, एक बोरा तो नहीं घुलेगा। जितनी मात्रा में इसमें पानी घुल सके, जितना इसका कैपेसिटी हो, उसे ही हम लोग समांगी कहते हैं। और विषमांगी में क्या, कितना भी घोल दीजिए वो घुलता चला जाएगा, उसे हम लोग विषमांगी, यहाँ पे क्या, असंतृप्त विलयन कहेंगे। यानी संतृप्त विलयन क्या, एक निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जो शुद्ध ठोस के साथ समय अवस्था में हो और इस पर यहाँ देखिए ताप पर उसमें कोई अधिक ठोस ना घोला जा सके। यानी यहाँ पे क्या, इसका लिमिट है कि यहाँ पे इसमें कितना, एक गिलास है तो इसमें एक कप चीनी घुलेगा और इससे ज्यादा नहीं घुल सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। बाबू विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछा गया है, आपको इसका आंसर बताना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए फटाफट यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है,
तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने में मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। किसी भी पदार्थ का वह मात्रा जो एक, यहाँ देखिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ग्रहण कर सकता है, उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पे मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज 18 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कर लेंगे। थोड़ा सा गला में भी प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे यहाँ पे कब, अब मिलेंगे यहाँ पे हम आपको दोपहर में 2:15 में। तो जल्दी जल्दी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिए। लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।